हम लोग उत्तराखंड की पॉपुलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। उत्तराखंड की जनसंख्या। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि उत्तराखंड में जो पॉपुलेशन का एक इतिहास, हिस्ट्री जो उसकी रही है, वो टॉपिक, पर वो हमारा पूरा नहीं हुआ था। तो आज हम लोग उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वाले पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोगों को अपनी जनसंख्या का, उत्तराखंड की जनसंख्या का इतिहास पढ़ना था, हिस्ट्री पढ़नी थी। और उस इतिहास के, उस हिस्ट्री के पोर्शन को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो पार्ट्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। जैसे एक पार्ट हम लोगों को देखना है जो 1000 बीसी से और अप्रॉक्स 200 एडी तक का जो टाइम है, 200 एडी तक का समय काल। अच्छा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बीसी और एडी। इसका सेंस ये आप आसान सी भाषा में समझना कि जैसे ये एक टाइम स्केल है और इस टाइम स्केल पर एक हम लोगों ने लैंडमार्क बना दिया है। हमने बोला है कि भाई साहब, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के से पहले, तो जन्म से पहले का जो टाइम है वो बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पहले का टाइम। और उनकी मृत्यु के बाद का जो टाइम है, आप आफ्टर डेथ समझ लो, मृत्यु के बाद का जो समय है वो हम एडी में लेंगे। तो भाई बीच का टाइम कहाँ गया? जहां पर जीसस जिंदा थे, तो उसके लिए आप बाइबल पढ़ लो। ये एक ऑटोनॉमी टाइप की है। तो ये हम लोग इस तरीके से लेकर के चलते हैं समय काल को, बीसी एंड एडी में। तो बीसी में हम बोल रहे हैं 1000 बीसी, तो यहाँ से 1 शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5 और 1000 बीसी। तो ये टाइम उल्टा चलता है यहाँ से, और फिर यहाँ से वो टाइम सीधा 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा, इतनी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। तो इस टाइम ड्यूरेशन में फिर एक दूसरा टाइम ड्यूरेशन 200 एडी से और लगभग 400 एडी तक का समय हम लोगों को देखना है। फिर उसके बाद 400 एडी से और अप्रॉक्स 1000 एडी तक का टाइम। ईशा पूर्व जिसको हम बोल लेते हैं, और ईशवी जिसको हम बोल लेते हैं। ईशा पूर्व मतलब बीसी और ईशवी मतलब एडी। इसके आगे और भी हैं, पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखो, ये वो दौर है जहाँ अभी हमारे इस उत्तराखंड के अंदर ऐसी कोई बड़ी बसासत नहीं हुई है। ऐसा कोई यहाँ पर कस्बे जो है इतने बड़े बड़े नहीं हुए हैं। अभी इनिशियल स्टेज है, और इस इनिशियल स्टेज में जो नेचर है, प्रकृति है, उसका भी रंग रूप अलग रहा होगा। तो इस इनिशियल स्टेज में जब हम अपने पहाड़ी इलाकों को देखते हैं, उत्तराखंड के इलाकों को देखते हैं, हिमालय वाले रीजन को देखते हैं, तो ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। यहाँ पर स्नोफॉल्स बहुत ज़्यादा थी, बर्फ की चादर से ढका हुआ। और वहीं जब हम तराइन रीजन में आते हैं, तराइन क्षेत्र में आते हैं, तो इसमें जो गंगा और यमुना की जो बेल्ट है, यहाँ पर बाढ़ के इलाके ज़्यादा हुआ करते थे। गंगा और यमुना की बेल्ट का, बाढ़ का क्षेत्र ज़्यादा होना, तो ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक जो है सामने बैरियर थे, हमारे सामने एक रुकावटें थी प्राकृतिक तरीके से। इन प्राकृतिक तरीकों क्षेत्र में इस वजह से जो इंसान था, मानव था, उसका इतना यहाँ पर आवाजाही इतनी नहीं थी, कम थी। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर वो लोग आया करते थे जो एक तरीके से साधु सन्यासी टाइप के लोग, जो एक तरीके से मोक्ष की यात्रा करना चाह रहे थे। उनको शांति प्रिय माहौल चाहिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकें। तो उस प्रकृति के मानव का इस जगह पर आना प्रारंभ हुआ। लेकिन रहने के लिए
नाम मात्र का ही इस जगह पर देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग अपने पुराणों में देखें, अपने धार्मिक ग्रंथों में देखें, तो हम इस रीजन को केदारखंड देवभूमि के नाम से जानते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हमारी धार्मिक जुड़ाव से था इस रीजन में, क्योंकि इस प्रवृत्ति के ही लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया करते थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन ग्राफ था, जनसंख्या का जो यहाँ पर ग्राफ था, वो इतना नहीं था जितना आमतौर पर होना चाहिए था। वहीं धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं का यहाँ पर आना हुआ। यहाँ पर अटैक करने के लिए राजा रजवाड़े धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाते चले गए। तो उस प्रशासनिक इकाई के प्रसार की वजह से, एक्सपेंड की वजह से इस दौर के अंदर धीरे धीरे जो मानव गति थी, जो ह्यूमन इंटरफेस था, वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज होता चला गया। जो ह्यूमन का इंटरफेयर था वो धीरे 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 यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। मानव की गतियाँ यहाँ पर बढ़नी प्रारंभ होती है। और इसी जगह पर हम लोगों को कुछ शिलालेख भी मिलते हैं। यहाँ पर शिलालेख भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पत्थरों पर लिखे गए। इसका मतलब इस रीजन में उस टाइम मानव की गति धीरे 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 बढ़ती चली जा रही होगी। तो ये जो जनसंख्या का यहाँ पर ग्राफ था, अब वो धीरे से यहाँ पर आकर के बढ़ना प्रारंभ होता है, बढ़ता है। इस दौर में इतना ये है कि हाँ, अब दूर दूर तक लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, ये भी एक कोई रीजन है और यहाँ पर भी अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। अब इससे आगे के दौर में हम लोग पहुँचते हैं। तो इससे आगे के दौर में दो बड़ी, उत्तराखंड के इतिहास में दो बड़ी एक तरीके से लैंडमार्क का काम किया दो घटनाओं ने। एक तो हमारे यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, उनका आगमन हुआ 800 के एडी के आसपास हम लोग देखते हैं इस रीजन में। यहाँ पर केदारनाथ है ना, तो धार्मिक एक तरीके से धार्मिक स्तर पर एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि अगर उत्तराखंड के बारे में देखी जाए तो आदि शंकरा जी के नाम के साथ हम लोग जोड़ करके देखते हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों का खिंचाव और होने लगा। धीरे 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 लोग जो है इस रीजन की तरफ आकर्षित होते चले गए। इस क्षेत्र या इस उत्तराखंड रीजन में आकर्षण उनका बढ़ता चला गया। और वहीं सोने पे सुहागा हुआ कि यहाँ पर कत्यूरी जो राजवंश था, उस कत्यूरी राजवंश ने इस चीज को सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया। मतलब एक धार्मिक रूप से लोग आना यहाँ पर पसंद करने लगे। अब उस धार्मिक सपोर्ट को कत्यूरी राजवंश और बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से इस रीजन में जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इन दो पिलर, इन दो रीजन के कंपैरिजन में ये जनसंख्या का ग्राफ और तेजी के साथ बढ़ा। सिर्फ आवाजाही ही नहीं, यहाँ पर लोग अब निवास या फिर बसावट भी उनकी होने लगी। अब अपने घर भी यहाँ पर लोग बनाने लगे, निवास स्थल भी यहाँ पर देखने को मिलने लगे। अब इस सिस्टम से ये हुआ कि अब इस उत्तराखंड की पहचान तीर्थ स्थलों के रूप में, मंदिरों के रूप में अच्छी खासी पहुंचने लगी। जो नाम कभी पुराने दौर से हमारे यहाँ पर घूमा करते थे कि ये देवभूमि है, तो वो देवभूमि को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे, उस देवों की भूमि पर चरण स्पर्श करना चाह रहे थे। तो अब धीरे धीरे इस शासन काल के बाद से हमारे यहाँ पर प्रशासनिक आधार पर और बड़े बड़े बदलाव हुए। 1000 से और लगभग 1790 तक का एक और फेज चलता है। इस फेज में हमारे यहाँ पर राजपूत शासकों का और इवन गढ़वाल का, इवन कुमाऊं के जो अलग अलग चंद पवार शासक हम लोग आगे जा कर के देखेंगे,
उन शासकों के इस रीजन में, इस क्षेत्र की तरफ जो लोगों का आकर्षण हुआ वो और गुना, और पिछले की कंपैरिजन में, पिछली सदियों के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ने लगा था। तो मैं इसको आगे और बढ़ा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लिखते चल रहे होंगे। तो 1000 एडी से और अप्रॉक्स 1790 तक का ये जो रीजन था, इसमें जो राजपूत राजवंश थे, शासक थे, उन लोगों की रीच से इस रीजन में जनसंख्या वृद्धि होनी स्टार्ट होती है। अब बड़ी बड़ी यहाँ पर राजवंशों की इकाई इस्टेब्लिश होने लगी। इवन यहाँ तक जब इस रीजन में अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज तो स्पेशल से अपनी छुट्टियां ही यहाँ पर बिताने लगे थे। तो उनके प्रशासनिक कार्य अब ग्राउंड जो प्लेन रीजन थे, उन प्लेन रीजन से धीरे धीरे गर्मियों के दौरान इन पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट होने लगे थे। तो लोगों का रुझान बढ़ने लगा था, है ना। इसी समय के अंदर जो गढ़वाल के रूलर थे, इवन जो कुमाऊं के रूलर थे, उन लोगों की वजह से यहाँ पर लोगों का आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ। और आकर्षण इस तरीके से बढ़ा कि हमारे यहाँ पर जो अलकनंदा, भागीरथी, जो नदी तंत्र है, जो रिवर सिस्टम है, इन रिवर सिस्टम के आसपास लोगों की बसावट बहुत ज्यादा देखने को मिली। बहुत ज्यादा लोग आकर के बसने लगे इन क्षेत्रों में, इन रीजन में। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एक रिवर सिस्टम के बारे में बताया, पूरे उत्तराखंड के बारे में नहीं बताया। वो आज भी नहीं देखने को मिलता है। मोस्टली अपने उत्तराखंड के अंदर जो पॉपुलेशन उत्तराखंड के इंटीरियर पार्ट में रह रही है, वो इन रिवर सिस्टम के आसपास रह रही है, अगर आप बड़ी बारीकी से इस चीज को एनालाइज करें तो। और बाकी तो फिर कुछ तीर्थ स्थलों पर स्टेब्लिश, और ये जो मोस्टली तीर्थ स्थल भी हमारे यहाँ पर हैं, जो पिलग्रिम्स प्लेस हमारे यहाँ पर हैं, वो भी आप अगर ध्यान से देखें तो इन्हीं रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द हैं। तो उत्तराखंड की, अगर मैं बोलूँ उत्तराखंड में 100 लोग रह रहे हैं, तो उन 100 लोगों में से मैं सिर्फ हिली रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। समझ लेते हैं कि हिली रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं, तो उन 100 में से लगभग 70 लोग इस रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द रह रहे हैं, भागीरथी और अलकनंदा रिवर सिस्टम के। अब हुआ ये कि लोगों ने अब धीरे धीरे इन रीजनों में प्रवेश करना शुरू किया, और इसी के साथ साथ जो अलग घाटियां देखने को मिलती थी, वैली देखने को मिलती थी, उन वैलीज के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर लोगों ने निवास करना शुरू किया। तो एक तरीके से काफी बड़े लेवल पर अब उत्तराखंड की रीच, उत्तराखंड में लोगों की जो रीच थी, व्यापक रूप पर देश के अलग अलग कोनों से लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया। अच्छा सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक घटना ये घटी कि 1791 में गोरखों का आक्रमण हुआ, और 1815 तक हम गोरखों का शासनकाल देखते हैं। इस शासनकाल के अंदर गोरखों के इतने अत्याचार हुए कि लोगों ने यहां से विस्थापन करना ही सही समझा, पलायन, माइग्रेट ही कर गए। ये उत्तराखंड के इतिहास का, अगर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर मैं बात करूं, ये वो दौर था कि उत्तराखंड के अंदर से लोग अब आ नहीं जा रहे थे। ये एक काफी बड़ा, एक तरीके से लैंडमार्क भी हम लोग बोल सकते हैं प्रशासनिक इकाई में, इन अत्याचारों की वजह से। अब जैसे भी था, ये वो दौर है प्रशासनिक इकाई के आधार पर जो एक नेगेटिविटी को दिखाता है, पॉपुलेशन के ग्राफ को कम होता हुआ नजर आता है, वृद्धि नहीं कमी नजर आती है, डाउनफॉल हमको नजर आता है। अब 1815 के बाद
जब हम लोग सुनते हैं कि हाँ भाई संगोलुई वगैरह की जो है ट्रीटी संधि हुई ब्रिटिशर्स के साथ, तो फिर यहाँ पर अंग्रेजों का निवास हुआ। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1815 से 1947 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ब्रिटिशर्स के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हम बात कर रहे हैं, के बाद इस रीजन में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, यहाँ पर व्यापार के कार्य बढ़े, यहाँ पर कृषि की ज़मीनों पर काम किया गया, ब्रिटिशर्स की छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पर काम करने लगी, यूनिट्स काम करने लगी। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज जाएगा वहाँ वहाँ पर एक व्यवस्था बनती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो लोग विस्थापित भी हो गए थे, वो जो माइग्रेट भी कर गए थे, अब दोबारा से उनकी घर वापसी होने लगी थी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो ये वो एक दौर बनेगा फिर ब्रिटिशर्स के ज़माने में, जब यहाँ पर धीरे धीरे जो सुविधाएं थी, जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट के काम थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्राफ भी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पहले के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ता चला जाएगा। पहले कहने का मतलब इस 1815 से पहले के दौर को अगर आप एक यूनिट बना दें और इसके बाद के दौर को आप एक यूनिट बना दें, तो कई गुना यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोगों की बसासत यहाँ पर बढ़ती चली जा रही। और 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स के काम शुरू होते हैं, और फिर यहाँ से एक बार फिर से पॉपुलेशन ग्राफ अच्छे से बढ़ना शुरू होता है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको कल की क्लास में इतिहास की कहानी स्टार्ट की थी। पहले मैंने कंपैरिजन आपको बताया था कि पहले क्या दौर हुआ करता था, फिर क्या, और फिर मैंने आपको उसमें प्रभावित करने वाले, इम्पैक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया था, कारकों के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको अब ये उत्तराखंड के अंदर इसका एक जनसंख्या के आने और जाने का प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेशन बेस पर एक आपको मॉडल दिया। अब बात हम करते हैं अपने उस टॉपिक में, एक टॉपिक की मेन जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, 1901 से और 2011 तक, 2011 तक अपने उत्तराखंड में जनसंख्या का क्या डेटा रहा है, किस प्रकार से जनसंख्या ने काम किया है। अब मैं ये 1901 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 1901 से जनसंख्या के डेटे प्रस्तुत किए जाने स्टार्ट किए थे, डेटा प्रस्तुत किया जाने लगा था। डेटा तो पहले भी था, लेकिन वो इतना माननीय नहीं होता है। आज भी हमारे यहाँ पर सरकार अगर कोई काम करती है तो ये 1901 से डेटा लेकर के काम करती है। अब इस 1901 से और 2011 तक का ये जो इतिहास है, लगभग 110 साल का, इस इतिहास को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, इस पॉपुलेशन के डेटा को। और इसके 4 हिस्सों में सबसे पहले 1901 से 1931 तक का एक इतिहास देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर सिस्टम रहा था। फिर 1931 से और 1951 तक देखेंगे कि क्या सीन रहा था इस दौरान। फिर 1951 से और 1981 तक का एक दौर देखेंगे, एंड देन लास्ट होगा 1981 से और 2011 तक का। इस तरीके से हम लोगों ने अपने उत्तराखंड की जनसंख्या की वृद्धि को इसमें पार्ट में डिवाइड किया है। और मैं आपको बता दूं, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। वो क्या है अभी हम लोग समझेंगे। इस दौर को हम लोगों ने इन 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है, इन 4 पार्ट के हम लोगों ने अलग अलग नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? हम लोगों ने बोला है कि भाई ये वाला जो दौर था,
इस वाले दौर में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट था, जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत ही धीमी थी, वेरी लो, बहुत ही धीमी थी जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी। अब वो बहुत धीमी कितनी थी, तो वो अप्रॉक्स 19.82% थी अगर हम इस दौर में देखें तो। वहीं जब हम लोग इससे इधर शिफ्ट करते हैं तो इससे थोड़ी सी बढ़ी, वो ग्राफ थोड़ा बढ़ा तो हम लोगों ने बोला कि इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ बढ़ा है, धीमी रफ्तार रही है। और ये धीमी रफ्तार है लेकिन इससे ज्यादा है। अब इससे ज्यादा कितनी है, तो अप्रॉक्स पिछले बार के कंपैरिजन में 27.38% है। वो बड़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है। वहीं जब हम लोग 1951 से और 81 में पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई, जनसंख्या दर अब धीमी नहीं, बढ़ी है लेकिन मध्यम वृद्धि दर रही है, मतलब मॉडरेट रही है, इतना ज्यादा हाई फाई नहीं बढ़ी है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा था। और पिछले बार के कंपैरिजन में ये लगभग 92.65% बड़ी है। वहीं अगर हम लोग 1981 से और 2011 को देखें तो यहां पर जनसंख्या दर बहुत तीव्र तेजी के साथ वृद्धि हुई है, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हुई है। अब ये तेजी के साथ जो ग्रोथ हुई है ये है 108.3%। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इनके कारणों की वजह से कि ऐसा क्या हुआ इस दौर में कि रफ्तार कम थी, यहाँ थोड़ी बड़ी, यहाँ बड़ी और वहां पे और तेजी के साथ बढ़ गई। ये वो दौर था जब सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कंप्लीट विश्व, पूरा का पूरा जो विश्व था वो महामारी से ग्रस्त था, स्वाइन फ्लू। हम लोगों ने अभी देखा है ना कि भाई स्पेन फ्लू जिसको हम एक तरीके से बोल भी देते हैं, अभी हम लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त थे, पूरा विश्व ग्रस्त था। पर जब कोरोना वायरस का 2019 में काम चल रहा था तो हम बोल रहे थे कि 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो 2019 में ऐसा हुआ तो 1919 में भी कभी ऐसा रहा होगा। और ये दौर वही था जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक महामारी, एक वैश्विक महामारी का एक प्रकोप चला था, जिसमें उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं रहा था। यहां पर भी एक वैश्विक महामारी डिसीज का प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन वो भी दौर था, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो पहले भी ऐसे ही मास्क लगा करके लोग घूमते थे। दूरी जितनी एक दूसरे से बना लेंगे उतना एक तरीके से सेफ रहेंगे। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, क्या उत्तराखंड के अंदर एक उस पहाड़ पर 4-5 लोग रह रहे हैं तो दूसरे उस पहाड़ पर तो दूरी अपने आप है। तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में जितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जितने लोग मारे गए थे, उतने औसतन उत्तराखंड में नहीं मारे गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर वो डिस्टेंस है, मेंटेन है, और दूसरा पॉपुलेशन इतनी नहीं थी ये चीज। वहीं हम लोग बाढ़, सूखा, इससे भी हम लोग ग्रस्त थे। ये जो बाढ़ वाला रीजन था, ये तराइन क्षेत्र, तराइन रीजन बेल्ट देखते हैं हम लोग, जहां पर पॉपुलेशन रहती तो थी लेकिन इतना ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर भी प्रभाव जो था वो पड़ा, लेकिन कम। मैं देश के कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, इंडिया के कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब, इस वाले दौर के अंदर ये कई सारे ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने हमारी इस जनसंख्या को सीधा सीधा सा प्रभावित किया था।
और इसी के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि बताओ भाई, पूरे के पूरे आज तक उत्तराखंड के 110 साल के जनसंख्या के डेटा के इतिहास में वो कौन सा ईयर ऐसा रहा है जहां पर जनसंख्या नेगेटिव में गई है। सिर्फ एक ही दौर रहा है 1921, और वो क्यों होगा माइनस में, वो कारण आपको पता चल गया है, क्योंकि उस टाइम भी पूरी वैश्विक स्तर पर महामारी फैल रही थी। अब लेकिन हम लोग इसके डेटा को 1911 से बात करते हैं। 1911 में जो पॉपुलेशन का ग्राफ था वो 10.95% था, और 1921 में पॉपुलेशन का जो ग्राफ था वो नेगेटिव गया, और नेगेटिव कितना था, -0.6%। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इतिहास में नेगेटिव एक ही था और नेगेटिव हम लोग देखते ही नहीं कहीं पर नेगेटिव गया है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर 1931 में अगर देखा जाए, 1931 में अगर देखा जाए तो 8.64% रही। इस दौर की ही मैं आपको सिर्फ अभी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो 1901 से 31 के बीच में धीमी रफ्तार रही, और उसमें भी सबसे कम रही, लोएस्ट रही 1921 में, जो -0.60% थी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 1931 से 51 के दौर पे। इस दौर के अंदर हमको ये देखने को मिला, रफ्तार धीमी थी, बड़ी थी। उसका कारण ये था कि यहाँ पर थोड़े थोड़े से जो ट्रांसपोर्टेशन, यातायात जो थी, वो सुविधाएं धीरे धीरे से बढ़ी थी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी, इतनी भी स्वास्थ्य या फिर हेल्थ से रिलेटेड या व्यापार ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं बढ़ी कि पॉपुलेशन को बूम कर दे। बढ़ी है तो वो हमको इस जगह पर इस वजह से धीमी रफ्तार देखने को मिलती है कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का आवाजाही बढ़नी शुरू हुई है, लोगों का आना जाना यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और अगर इस दौर के अंदर आप देखें पॉपुलेशन, तो 1941 में और 1951 में, तो 1941 में थी 13.21%, 28% और 51 में थी 12.35%, 12.35%। तो देखने को मिल रहा है, हाँ भाई बढ़ तो रही है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज नहीं है। वैसे में ये रफ्तार तेज कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि यार इससे भी ज़्यादा तेज होनी चाहिए, मैं सिर्फ डेटा कंपैरिजन के बेस पे बोल रहा हूँ। आज के टाइम में तो ये भी बहुत है, अगर आज देखा जाए, उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, संसाधन ज़्यादा थे, तो उस टाइम की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये धीमी रफ्तार थी, समझे। चलो चलो अब फिर हम लोग पहुंचते हैं 51 से 81 के दौर में, और ये वो दौर था जब हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे थे, और स्वतंत्रता की सांस ले रहे थे तो हम लोगों ने अपने जो डेवलपमेंट के काम हैं, विकास के जो कार्य हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा दिया था। डेवलपमेंट के काम अगर बढ़ेंगे, रफ्तार बढ़ेगी, हम इंडिपेंडेंटली अपने लिए खुद के डिसीजन ले पाएंगे, तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन के ग्राफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो हमको इस दौर के अंदर देखने को मिला। इसी दौर के अंदर 1961 की अगर हम लोग पॉपुलेशन को देखें तो ये 1961 में 26.51% पिछले साल के कंपैरिजन में। और वहीं 1971 आप अगर देखें तो पॉपुलेशन बढ़ी 23.4%, और 1981 में आप अगर पहुंचे तो पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ा 26.85%। इस दौर के अंदर
इस दौर के अंदर हमको एक स्टेबिलिटी मिली, हम लोगों को एक बेस मिला। अब उस बेस के आधार पर बहुत तेजी के साथ ग्रोथ देखने को मिली इस दौर के अंदर, जब एलपीजी की पॉलिसी हम लोगों ने इंप्लीमेंट की। एलपीजी की पॉलिसी आई, पूरा का पूरा विश्व को एक बाजार की इकाई के रूप में देखना शुरू किया, तो बहुत तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में आएगा, तो उन क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ते हैं, एक्टिविटीज बढ़ती हैं, परचेसिंग पावर बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, आपके हेल्थ का एक जो गवर्नमेंट का एक बजट होता है हेल्थ के ऊपर बढ़ता है, तो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, तो आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम होंगे। जो मरने की दर पहले मान लो 60 साल थी, वो 60 से 70 साल हो जाएगी, 80 साल हो जाएगी उस हेल्थ एक्टिविटी की वजह से। तो कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती है। तो इस दौर के अंदर वो एक्टिविटीज हमको सब की सब देखने को मिली, और उन एक्टिविटीज की वजह से जनसंख्या का आया उबाल, बम कर गई एकदम पॉपुलेशन, और पंप कर गई पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट के भी हाथ पांव फूलने लगे, और गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में एक जनसंख्या नीति को प्रस्तावित किया। वैसे जनसंख्या पॉलिसी जो थी हमारे यहाँ पर थी तो पहले से ही, इसमें हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था, जनसंख्या नियमों में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हम लोगों ने बनाई थी सन 2000 के अंदर, समझे। तो इस दौर के अंदर ये मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है, जो डेवलपमेंट, जो विकास के कार्य थे वो बहुत तेजी के साथ बढ़े, और स्पेशल हम लोगों ने जो पर्वतीय विकास संघ स्पेशल से या बोर्ड कहो आप, हिली डेवलपमेंट बोर्ड, इनकी स्थापना की। तो इन्होंने पर्वतों पर और ज़्यादा विकास के कार्य शुरू किए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ी। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का ग्राफ देखने को मिला वो 1991 में देखने को मिला। 1991 में देखने को मिला 46.72%, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। सबसे कम 1921 में माइनस ग्रोथ रेट पे गया, और सबसे ज़्यादा 1991 में जो सबसे हाईएस्ट रहा। और उसके बाद 2001 की अगर बात करें, 2001 में रहा था 19.34%, 19.34%। और 2011 में, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2011 में 18.81%। पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले दशक के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर रही ग्रोथ रेट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये टोटल 1901 से और 2001 तक की जनगणना का हमारा डेटा है उत्तराखंड की। इसमें ध्यान रखना, कॉमन सेंस का यूज़ करके आप इसके आंसर लगा भी सकते हैं। अगर कई बारी आपको इस तरीके से ऑप्शनों में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो बड़ी मोटी मोटी भाषा में 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, ये एक दौर है, ये एक दौर है, एक दौर है, ये है, तो वहाँ आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांस बढ़ जाते हैं। आप जब किसी चीज़ को गहराई से उसकी बेस पर हिट कर देते हैं, तो आपको उसके फैक्ट इतना याद रहें या कम याद रहें, तो तब भी आप सटीकता तक पहुंच सकते हैं, अगर आप बेस पर उसके काम करें तो। ठीक है, वहीं इसी दौर के अंदर, अच्छा यहाँ पे 91 में 46 और एकदम से 10 साल बाद 19, क्या चमत्कार हुआ भाई, कुछ तो हुआ होगा ना। गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए थे कि यार इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो हम इनको खिलाएंगे क्या, क्या होगा। तो फिर इस दौर के अंदर हम लोगों ने पॉलिसीज के ऊपर काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के ऊपर काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो मैंने आपको जैसे बताया
कि हम लोगों ने जनगणना के जो नियम थे उनमें संशोधन किया 1990 में। नियम मतलब रूल, इनमें अमेंडमेंट हम लोगों ने किया 1990 में। जनगणना जो नियम है, और वहीं हम लोगों ने एक जनगणना पर राष्ट्र एक नीति भी बनाई, पॉलिसी। ये पॉलिसी हमारी बनी थी 2000 में। हम लोग इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में, 2000 में। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे थे कि भाई हम 2045 तक, 45 तक जो ग्रोथ रेट इतनी चल रही है, इस ग्रोथ रेट को कम करके ले आएंगे। जो प्रजनन दर इतनी चल रही है, इसको 2.91% के आसपास ले जाएंगे। जो मातृ मृत्यु दर है, इसको 1 लाख पर 100 लेकर के आ जाएंगे। जैसे कई सारे हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से संकल्प लिए, और उन्हीं के बेस पर फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की अलग अलग हमारी पॉलिसीज चल रही है। तो अपने पॉपुलेशन वाले टॉपिक में एक जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें 2001 की जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर अब आगे हम लोग काम करेंगे, स्पेशल उत्तराखंड। और एक और चीज़ है, उत्तराखंड के साथ साथ हम लोग इसका कंपैरिजन भी करते हुए चलेंगे। कंपैरिजन कैसे? इंडिया के साथ भी, ताकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छे से बनती चली जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।